हाँ भाई, तो एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए। उसके बाद आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, मैं भूल गया। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ना है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव, है ना। नाम से पता चल रहा है कि ये होती क्या चीज है। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, डाई मतलब जिसमें दो पोल हो, दो ध्रुव हो, ठीक है। अब ध्रुव मतलब जिनका नेचर आपस में विपरीत होता है, उसको हम बोलते हैं ध्रुव। जैसे पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव एकदम एक दूसरे के विपरीत है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के विपरीत है ना। तो वैसे ध्रुव मतलब जिसका नेचर एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक। तो यहां पे हम द्विध्रुव की परिभाषा क्या देते हैं? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण किंतु विपरीत चिन्ह के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को क्या बोलते हैं? इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव बोलते। कोई थ्योरी नहीं है, बात समझ में आई? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक निकाय है, एक सिस्टम है। जैसे आवेश एक निकाय होता है, वैसे वैद्युत द्विध्रुव भी एक निकाय होता है, ठीक है। जैसे आवेश एक कोई सिस्टम है, एक निकाय है। ये बोर्ड और ये मार्कर मिलकर एक निकाय, दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा। इसके बिना वो कोई काम नहीं करेगा, और वो नहीं तो किसी काम का नहीं, कॉपी से लिख नहीं सकते हो। वैसे द्विध्रुव भी एक निकाय है जिसमें समान परिमाण के दो आवेश और विपरीत चिन्ह के क्या होना चाहिए? परिमाण समान होना चाहिए। पहला वाला 2 कूलाम तो दूसरा वाला भी 2 कूलाम ही होना चाहिए, और चिन्ह विपरीत होना चाहिए। अगर एक प्लस क्यू कूलाम है, दूसरा माइनस क्यू कूलाम होना चाहिए। अगर ये एक दूसरे से कुछ दूरी 2l पर स्थित है, तो इस निकाय को हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। यहां पर जो दूरी 2l है वो बहुत छोटी होती है, बहुत अल्प होती है, बहुत अल्प होती है। क्या होती है? बहुत अल्प होती है, बहुत छोटी होती है 2l दूरी, ठीक है। बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है ये। ऐसा नहीं कि एक आवेश यहां रख दिया, दूसरा ले आके पाकिस्तान में रख दिया, द्विध्रुव बन जाएगा, नहीं। दोनों आवेशों को बहुत ही करीब होना पड़ेगा एक दूसरे के। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल में वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल जो है वो HCl है ना। अब HCl में आप जानते हो वैसे तो एक सहसंयोजक यौगिक है, लेकिन होता क्या है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो क्या होता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है झटक देता है, अपनी तरफ थोड़ा खिसका लेता है, ज्यादा ताकतवर होता है। तो होता क्या है कि इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसके ऊपर डेल निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, है ना। तो इस निकाय को ही क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, इसको वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। इसी तरह H2O जल, तो एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा डेल डबल निगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। तो हम कहेंगे कि यहां पे 2 द्विध्रुव बन जाएगा। एक द्विध्रुव ऐसे बनेगा और एक द्विध्रुव ऐसे बनेगा, मतलब एक पॉजिटिव और इसका एक निगेटिव एक द्विध्रुव बनाएंगे, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव दूसरा द्विध्रुव बनाएंगे, है ना। इसी तरह जितने भी ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक
ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके? वैद्युत द्विध्रुव के, है ना। तो कोई भी, जैसे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय यौगिक, अध्रुवीय यौगिक, तो कैसे पता चलता है कोई यौगिक ध्रुवीय है, कोई विलायक ध्रुवीय है या अध्रुवीय है? सिंपल, उसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। अभी बताएं कैसे निकाला जाता है। अगर वो 0 है तो अध्रुवीय हो गया, और 0 नहीं है तो वो ध्रुवीय है। ठीक है, इसे का ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक जितने भी होते हैं, अगर कहें H सिंगल बॉन्ड H या Cl सिंगल बॉन्ड Cl, है ना, तो ये दोनों वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोनों की वितरणात्मकता बराबर है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, ना तो किसी को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ना तो पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये द्विध्रुव के एग्जाम्पल हो गए। बोलो इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो जल्दी से बताओ, हाँ भाई आ गई। जल्दी बताओ भाई। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? क्या बात है, शाबाश 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 शाबाश। मिताली कुमारी बिल्कुल नोट्स देते हैं, टीओसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, चले आगे शुरू करें, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या टॉपिक है? नेक्स्ट टॉपिक आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये होती क्या चीज है? हमारे पास अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, एक है +Q, दूसरा है -Q, तो क्योंकि दोनों के आवेशों का परिमाण समान, उनके बीच की दूरी हम मानते हैं सूक्ष्म दूरी 2L। शायद किसी के मन में आ रहा हो सर 2L ही क्यों मानते हैं, L क्यों नहीं मानते हैं? तो बच्चा राजा बाबू, यहां से इस तरफ अगर हम लेंगे तो L इधर हो जाएगा और L इधर हो जाएगा, टोटल मिला के 2L हो जाएगा, इसीलिए हम 2L मानते हैं, ना कि L मानते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम बढ़िया से। तो बीच की दूरी कितनी हो गई? 2L हो गई। तो हम कहते हैं कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत कैसे लिखते हैं? अच्छा ऐसे लिखते हैं वैद्युत। अरे यार मैं वैद्युत लिखना भूल गया। अच्छा ऐसे लिखते हैं। कहाँ क्या क्या हो जाता है मेरे साथ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना। इसे हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे p से प्रदर्शित करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और p बराबर क्या होता है? p बराबर होता है q इंटू 2L। क्या होता है? p बराबर होता है q इंटू 2L। ठीक, यानी दोनों में से कोई एक आवेश ले लो, उसका परिमाण, और दोनों के बीच की दूरी को गुणा कर दो, तो आपको मिल जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और एक ऐसी राशि से इसका मात्रक क्या बनेगा? तो आपको फिर इसका मात्रक जो है वो बन जाएगा कूलाम मीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है, बीच में हाइफन लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है। ठीक है, कूलाम मीटर। और ये कैसी राशि? ये होती है सदिश राशि। हाँ भाई, ये कैसी राशि होती है? ये होती है सदिश राशि। अब सदिश राशि तो इसकी दिशा भी होगी,
तो इसकी जो दिशा होती है, याद रखिएगा, इसकी जो दिशा होती है, इसकी जो दिशा होती है वो किधर होती है? वो ऋण आवेश से, ध्यान रखिएगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। किधर होती है? ऋण आवेश से किधर होती है? धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है समझ गए? दोनों में से कोई एक आवेश ले लो और दोनों के बीच की दूरी ले लो, दोनों को आपस में गुणा कर दो, तो Q इंटू 2L जो मिलेगा वो मिल जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है, मात्रक कूलाम मीटर होता है, और इसकी दिशा किधर होती है? वो ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, जितना मैं लिखते जा रहा हूं साथ साथ मेरे लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, 1 रुपए पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। काम चोरी करोगे तो है आवश्यकता पेमेंट करने की। बेटा इंग्लिश मीडियम की अभी कोई क्लास चलने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, क्लास बेटा 4 बजे से स्टार्ट होती है। तो मेरे को वीडियो एक बार शेयर कर दो यार, दम लगा के। आज लगता है मेरे यूट्यूब के वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं गई है, मेरे को यहाँ दिखा रहा है मात्र 203 लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंची है बस। अब इतने कम लोग के पास जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? यूट्यूब वालों को तो मैं क्या करूं? सपोर्ट में का सपोर्ट करे? खड़े नहीं पा रहे हो, अपने पैरों पर उनको सपोर्ट करें। पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट भी। जो भी क्लास जब भी चलेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और हर क्लास में आके आप लोग यही पूछते हो ये क्लास कब चलेगी, वो क्लास कब चलेगी। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। इस पे एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं हम लोग, बहुत छोटा सा प्रश्न करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन, आंसर जल्दी दो इसका, जल्दी इसका आंसर दो। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे से एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? चलो मेरे को जल्दी से बता दो तो मैं जान जाऊं कि हाँ तुम लोगों को सबको समझ में आ गया है। जल्दी बताओ। हाँ नोटिफिकेशन नहीं आता है कभी कभी। बेटा क्लियर नहीं दिख रहा है तो अब बताओ मैं क्या नजर आता हूं तुमको? कि मैं चश्मे की दुकान लगा के बैठा हूं? आंसर चाहिए, आंसर जल्दी मेरे को। (1.6 इंटू 10⁻⁻29) एक आंसर आ गया है आशीष जी का। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, बीच की दूरी दिया हुआ है 2L बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। देखो गलती आपसे कहां होती है, ये जो 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है L की नहीं, ये 2L की वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि हम बीच की दूरी 2L मान के चलते हैं। 2L क्यों मान के चलते हैं? सवाल में मन में आता है कि सर L क्यों नहीं मान लेते?
क्योंकि अभी जब हम डेरिवेशन करेंगे और जो फॉर्मूला निकालेंगे और उसमें हम दूरी एल मान के चलेंगे तो फॉर्मूला देखने में बड़ा अटपटा लगेगा, गंदा सा लगेगा, है ना। फॉर्मूला देखने में सुंदर रहे, देखने में अच्छा लगे, क्योंकि जो चीज देखने में अच्छी लगती है वो याद भी हो जाती है, प्रैक्टिकल सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए बीच की दूरी को 2l मानते हैं ताकि आसानी से याद हो जाए। और बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है तो 2l का मान कितना हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और Q P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l होता है फॉर्मूला। तो आप कहोगे सर Q का मान तो इलेक्ट्रॉन का लो चाहे प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, और 2l का मान यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो P की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। ये बच्चों ने आंसर दिया था जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल बढ़िया आंसर था। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा 3.2 कैसे आ जाएगा, 3.2 कैसे आ जाएगा? आपने क्या किया है, आपने इसको L ले लिया है और 2L को 2 एंगस्ट्रॉम रख दिया है तो आपका 3.2 आ गया है। मैं बता तो रहा हूं ये 2L दिया हुआ है, L नहीं दिया हुआ है ना, बता रहा हूं फिर भी वही गलती कर रहे हो। क्लियर है? चलो एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल लगाते हैं इसके ऊपर, बहुत बढ़िया सवाल लगाते हैं। तो हमारे पास जो है आप जानते हो भाई कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। और इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो है a,0 और इसका निर्देशांक है 0,a, है ना। थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इसको सही कर दूं मैं, 0,a, ये a,0, ठीक है। आपसे सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में आपसे कह रहा है कि एक आवेश यहां रखा हुआ है, एक आवेश यहां रखा हुआ है, एक आवेश यहां रखा हुआ है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स पर आवेश रखे हुए हैं, ठीक। मैं आवेश का मान लिख दे रहा हूं। यहां पर आवेश रखा हुआ है +q, यहां पर रखा हुआ है +q और यहां पर रखा हुआ है -2q। ध्यान समझिएगा, +q -2q। आपसे पूछ रहा है इस निकाय का नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। क्या पूछ रहा है? इस निकाय का नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये +q है, अगर आपको ना समझ में आ रहा है, ठीक दिख ना रहा हो तो ये क्या है, ये आपका है +q, ये आपका है -2q और ये आपका है +q, है ना। अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही हो देखने में तो यहां देख लीजिए। बताओ भाई, जल्दी से आंसर दो मेरे को। आया क्या किसी का? बेटा टाइम 4 बजे ही है, कहां चेंज हो गया है? जीरो होगा ना, सरासर गलत आंसर है, सरासर गलत आंसर है, गलत नहीं सरासर गलत है। एक जीरो बोला तो पीछे पीछे सब आ गए जीरो लेकर के। बड़ा गड़बड़ काम करते हो यार तुम सब। √2q²a, अच्छा, √2qa, गुड, 2qa, शाबाश। शायद किसी का आंसर इसमें सही है, देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट, किसका सही किसका गलत है। देखो ये q है, ये -2q, ये q है। तो आप क्या करेंगे कि भाई एक द्विध्रुव कैसे बनेगा, एक द्विध्रुव इधर बनेगा
Q और इसका -2Q है ना, तो इसका एक -Q इसके साथ मिल जाएगा और इसका एक -Q इसके साथ मिलकर के दूसरा द्विध्रुव बना लेगा, है ना। और दिशा आप जानते हो ऋण से धन की ओर होती, मतलब इसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी P1 और इसकी दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी से दैट P2, है ना। और P1 बराबर P2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ भाई, दोनों के बीच की दूरी तो a है, दूरी कितनी, दूरी तो a ही है, आवेश भी Q और Q है, इसमें भी Q और Q है, एक प्लस एक माइनस, बस। तो सिंपल आप कहो सर Q1 बराबर P1 बराबर Q इंटू a हो जाएगा। भाई बीच की दूरी मतलब 2l ना, ये तो a हो गया, अभी तो निकाले थे हम लोग, तो Q इंटू a हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो ये एक सदिश राशि है और सदिश राशि एक P1 इस तरफ है और P2 इधर है, ऊपर की ओर है, बीच का कोण 90 डिग्री है। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब परिणामी हो जाएगा P बराबर अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ P1 मतलब Q इंटू ए का स्क्वायर प्लस Q इंटू ए का स्क्वायर। सॉल्व करें तो अंडर रूट ऑफ 2Q इंटू ए का स्क्वायर, तो P इज इक्वल है अंडर रूट 2QA। ये बच्चों का आंसर आया था, काफी बच्चों ने आंसर दिया था √2QA, जो कि बिल्कुल सही आंसर था। ये 6 कहां से आ गया यार, एक तो गलत है ऊपर से स्पैमिंग कर रहे हो। अंडर रूट 2QA, Q स्क्वायर कहां से होगा बेटा, Q होगा ना, ओनली Q होगा। अंडर रूट 2QA, दिस विल बी योर आंसर। Q स्क्वायर नहीं होगा, Q होगा। बोले भाई कोई प्रॉब्लम किसी को? √2QA, एग्जैक्टली √2QA इज द करेक्ट आंसर। √2QA बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, अभी समझ आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए हमें 3 पोजीशन निकालनी पड़ेगी। एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, एक +Q है, दूसरा -Q है और इसके बीच की दूरी अपना जो कुछ भी है। 3 स्थितियों में अपने को निकालना पड़ेगा। एक स्थिति, अगर मैं इसी लाइन को आगे बढ़ा दूं दोनों साइड, तो इस लाइन को बोलेंगे अक्ष। क्या बोलेंगे? अक्ष। तो अगर कोई बिंदु इस अक्ष पर स्थित है और अगर वहां पे तीव्रता निकालने को कहता है, तो हम कहेंगे हम अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाल रहे हैं। कहां निकाल रहे हैं? अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाल रहे हैं, अक्षीय स्थिति में। ठीक है। अगर कोई बिंदु, मान लो मैंने इसके लंब समद्विभाजक कर दिया ऐसे, और कोई बिंदु अगर इस लंब समद्विभाजक पर यहां कहीं स्थित है, तो इस रेखा को हम बोलते हैं निरक्ष। क्या बोलते हैं? निरक्ष। इक्वेटर, जिसे पृथ्वी में होती है, गोल गोल पृथ्वी है, बीच से काट दो तो उस रेखा को बोलते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, है ना। वैसे इसमें भी द्विध्रुव के जो अक्ष है, इसको लंब समद्विभाजक इसका खींच दो, इसके बीचों बीच से एक सीधी लंबवत रेखा खींच दो, इसको बोलेंगे निरक्ष। और निरक्ष पे कोई बिंदु अगर है तो इसको हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति में। कहां है? निरक्षीय स्थिति में। और एक तीसरा, ना इस पे हो ना इस पे हो, कहीं किसी सामान्य बिंदु पर हो, है ना। तो 3 डेरिवेशन करेंगे, अपने को 3 फॉर्मूले मिलेंगे, एक इसकी अक्ष पे, एक इसकी निरक्ष पे और एक किसी सामान्य बिंदु पे। मतलब बिंदु ना तो इसकी अक्ष पे हो और ना ही निरक्ष पे हो। 3 डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो एक एक करके तीनों करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं नंबर 1, अक्षीय स्थिति में। कहां? अक्षीय स्थिति में। कहां करना है? अक्षीय स्थिति में। चलिए अक्षीय स्थिति में देख लेते हैं डेरिवेशन इसका। हम लोग ले लेते हैं यहां पे एक आवेश ले लेते हैं -Q, एक आवेश ले लेते हैं +Q, है ना। और इसके कारण इसी रेखा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। ये इसकी अक्ष हो गई और अक्ष पर कोई पॉइंट है यहां P, जो कि इसके सेंटर से r दूरी पर है।
मुझे उसी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसी पॉइंट P पर, है ना। अच्छा, क्योंकि द्विध्रुव है तो इधर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L, और इधर भी कितनी हो जाएगी L। हम द्विध्रुव को द्विध्रुव ना समझ करके हम इसको समझेंगे कि ये दो आवेश है। क्या, ध्यान सुनना, हम द्विध्रुव को द्विध्रुव ना समझ करके ये मानेंगे कि दो आवेश है, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, एक दूसरे से कुछ दूरी पर दोनों रखे हुए हैं। ये द्विध्रुव है ही नहीं ना, ये द्विध्रुव नहीं है। ये क्या है, ये दो आवेश हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो मैं एक एक करके पहले इसके कारण तीव्रता निकाल लेता हूं, फिर इसके कारण तीव्रता निकाल लेता हूं, फिर दिशा के हिसाब से जैसा होगा मैनेज कर लिया जाएगा, है ना। तो अगर दो आवेशों कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी हो तो आपको सर हम निकाल सकते हैं, आसान है। हम कहेंगे पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो आप कहोगे सर लाइन क्या खींचने की है, आप कहोगे सर E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई, बिंदु इस कारण तीव्रता फॉर्मूला था Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, लेकिन R वहां पे R क्या था, आवेश से बिंदु की दूरी, और इस आवेश से बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे सर इतना R है इतना L है, तो बचा हुआ R माइनस L हो जाएगा। क्यों भाई, देख लीजिए, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है और इतना L है तो ये डिस्टेंस R माइनस L हो जाएगा। तो प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी हो गई, R माइनस L, तो फॉर्मूले में यहां पे R माइनस L का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। नाउ हम कहेंगे माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, कह दोगे सर आप E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वापस से Q माइनस Q मत लिख देना, मैंने कहा तो सदिश राशियों में चिन्ह नहीं लिखते हैं, केवल परिमाण लिखते हैं बस, डिवाइडेड बाई यहां से वहां तक की दूरी। तो आपको सर यहां तक की दूरी R है, इतनी L है, तो रेस्ट टोटल डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L हो जाएगी सर। हम कहेंगे हाँ ये बात बिल्कुल सही कहो तुम, टोटल डिस्टेंस R प्लस L हो जाएगी सर, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। सर जरा दिशा की बात कर लेते हैं, दिशा किधर होनी चाहिए दोनों की, क्योंकि बिना दिशा के बात आगे नहीं बढ़ सकती है। दिशा की बात कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर कि इस बिंदु पर अगर मैं धनावेश कारण तीव्रता की बात करूं तो वो आवेश से दूर यानी कि इधर हो जाएगा E1, और ऋणावेश के कारण तीव्रता आवेश की ओर मतलब इधर हो जाएगा E2, है ना, यानी दोनों विपरीत दिशा में है। तो अतः परिणामी तीव्रता क्या लिखोगे, अतः परिणामी तीव्रता क्या लिखोगे आप बताओ मेरे को। तो आप कहोगे सर E बराबर, जो पास में उसके कारण तीव्रता ज्यादा होगी, तो प्लस Q पास में है तो E1 बड़ा होना चाहिए, तो E1 माइनस E2 कर देते हैं। तो आप कहोगे सर E की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट इज E1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी ब्रैकेट बाद लगा लेंगे, Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। सही है। हम कहेंगे सर यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन ले लो, तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, सिंपल अलजेब्रा है, बस सिंपल अलजेब्रा है, ठीक, आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल अलजेब्रा लगा हुआ है। पेज बदल लेते हैं, आपको मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये कौन सा Q है, ब्रैकेट वहां था एक्चुअली मेरे को, Q ब्रैकेट में R प्लस R माइनस था ना पहले, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो ये एलसीएम हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, नीचे एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर तेरिया गुणा करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर ऊपर आ जाएगा, यानी क्या आने वाला है, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो E की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ऊपर देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, अभी ब्रैकेट नहीं ओपन करते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और पूरे के बटे में ये जो अलग अलग लिखा हुआ है इसको मैं एक में लिख सकता हूं क्या, r माइनस एल और r प्लस एल, और इसका स्क्वायर ऐसे लिख देता हूं मैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर E की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0, ब्रैकेट ओपन कर दो तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहां होना चाहिए, आर खा गया मैं, 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, पूरे के बटे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, एल स्क्वायर आर स्क्वायर से एल स्क्वायर आर स्क्वायर सब कैंसिल। तो E की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, मिल गई 1/4πε0 क्यू इंटू 2RL 4RL, है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि जो द्विध्रुव होता है उसमें आवेशों के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, इसका मतलब है कि एल स्क्वायर आर स्क्वायर से बहुत छोटा होना चाहिए, और छोटा होना चाहिए मतलब एल स्क्वायर को इग्नोर कर देना चाहिए, मतलब यहाँ r⁴ आ जानी चाहिए, है ना। आपको पता है, आपको पता है, इसको काट देंगे क्यूब हो जाएगा। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4πε0, ऊपर अच्छा लगने के लिए हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, 2 बचा है तो उस 2 को मैं आगे लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई r³। अच्छा, Q इंटू 2L क्या होता है आप सबको पता है, अभी तो पढ़ा है कुछ देर पहले, Q इंटू 2L बराबर P, यानी यहां पे आपको E की वैल्यू मिल गई 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाई r³। ये हो गया डेरिवेशन भैया। और मैंने आपसे कहा कि हम इसको आवेश समझेंगे ही नहीं, हम इसको आवेश समझेंगे ही नहीं, हम इसको द्विध्रुव समझेंगे नहीं। कैसे हम समझेंगे, दो आवेश रखे हुए हैं और किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पे तीव्रता निकालना आपको आता है, तो बस सिंपली इसको एक सवाल की तरह हल कर देंगे और हो जाएगा अपना डेरिवेशन। बोलो समझ आया कि नहीं आया, शाबाश, वेरी गुड। आप लोग साथ साथ मेरे जवाब देते चल रहे थे, बहुत अच्छे। भैया हम ऐसा ही लिखते हैं, ऐसे कंप्रोमाइज कर सको तो पढ़ो, नहीं तो जो सुंदर सुंदर सजा के लिखते हैं जाके उनसे पढ़ सकते हो आप। बचपन से नहीं समझे तो फिर अब क्या समझ पाएंगे हम, है ना। राइटिंग हमारी ऐसे ही है। क्लियर है सभी को? चलिए शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्लियर है सभी को, सब समझ में आ गया है? चलिए बहुत अच्छे। तो तीव्रता कितनी होती है, एक बार हम वापस चलते हैं। तो इस बिंदु की तीव्रता कितनी होगी, तो आप कहोगे सर E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाई r³। ये होता है किसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का फर्क। इसकी दिशा की बात कर लें अगर हम, तो हमने यहां पे कहा ना, हमने E1 में से E2 क्यों घटाया, क्योंकि E1 बड़ा होगा, क्योंकि प्लस Q पास में है, यानी जो परिणामी की दिशा आएगी वो किधर आएगी, वो आएगी E1 की दिशा में, है ना। तो यहां से अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो वो भी -Q से +Q की ओर ही होगा, और E की दिशा भी उधर ही है। इसका मतलब है कि इस स्थिति में जो E होता है, ध्यान रखिएगा, इस पे ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। E और P दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, या हम कह सकते हैं संरेखी होते, एक ही रेखा में होते हैं, है ना। हम कह सकते हैं क्या होते हैं, संरेखीय होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं दोनों, E और P। इस पे ऑब्जेक्टिव सवाल फंक्शन लगाने में भी इस दिशा का यूज होता है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो जिस दिशा में P है उसी दिशा में E है, क्या, जिस दिशा में P है उसी दिशा में E है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? सबको आ गई तो जल्दी से एक बार बता दो। हम लोग निरक्षीय स्थिति में पढ़ने चल रहे हैं, कहां पढ़ने चल रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। उप्स, पूरा बोर्ड अंदर कर दिया मैंने टच करके इसको। निरक्षीय स्थिति में,
निरक्षीय स्थिति में। अब निरक्ष रेखा, मैंने आपको बताया निरक्ष रेखा क्या होती है। निरक्ष रेखा क्या होती है बताओ जल्दी से, बोलो 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 बोलो। बोलो भाई। निरक्ष रेखा, हमने कहा कोई द्विध्रुव बना लो, -q +q, और उसके बाद इसके अक्ष के लंबवत इसके सेंटर से एक रेखा खींच दो, ये रेखा। तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति में है। कहां है, निरक्षीय स्थिति में है। अभी काम आए, थोड़ा सा जगह ऊपर जरूरत पड़ेगी, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, थोड़ा इसको और ऊपर बढ़ा लो चाहो तो, ये ठीक। अब मान लो कि कोई एक पॉइंट है जो कि इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में है, और हमें इसी बिंदु पे तीव्रता चाहिए है। अच्छा, आप जानते हो टोटल डिस्टेंस 2l होता है, तो l इधर हो जाएगा और l इधर हो जाएगा, ये सबको पता है आप तो। ठीक है, अब हमको इस बिंदु पे तीव्रता चाहिए, तो हमने क्या कहा, आप इसको द्विध्रुव मानो ही नहीं, ये समझो कि द्विध्रुव नहीं है ये, बल्कि क्या है, ये है दो आवेश जो एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं। तो फिर से वही कहानी हम शुरू करेंगे, क्या कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P तक P कौन लिखता है, P पर तीव्रता। तो आप कहोगे E1 = 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई, अच्छा अपने को इस बार R नहीं पता, R मतलब कौन सा डिस्टेंस है, R मतलब ये वाला डिस्टेंस है ना। तो अच्छा ये L है, ये R है, तो ये √r² + L² नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है। इस बिंदु से इसकी दूरी √r² + L² नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है ना। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा √r² + L² का होल स्क्वायर। तो यहां से E1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r² + L²। ये हो गया, बोलो ये क्लियर है, तब मैं आगे चलूं। ये क्लियर हो तो मैं आगे चलूं, जल्दी बताओ। हाँ जल्दी 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 जल्दी, क्या ये क्लियर है सभी को। शाबाश 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 शाबाश, ठीक है। तो ये तीव्रता आ गई E1 किसके कारण, -q के कारण। तो -q के कारण जो तीव्रता की दिशा होगी बच्चा लोगों, किधर होगी, वो इसी की ओर हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। दिस विल बी E1। ठीक, आगे चले, चलिए नाउ अब क्या करना अपने को, अब निकालना है +q के कारण ना, किसके कारण, तथा +q आवेश के कारण, वही सेम ब्ला 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 लिख डालना, पूरा सेम लाइन रिपीट करना है। तो E2 = आपको मिल जाएगा 1/4πε0। अच्छा आवेश भी वही है और दूरी भी तो वही है, दूरी भी तो वही है, सेम है, तो ये भी सेम आएगा Q/√, अंडर क्यों लगाना है, Q/r² + L², सेम वैल्यू तो आएगी। बट दिशा किधर आएगी, दिशा की बात करते हैं, दिशा इंपॉर्टेंट है। दिशा किधर आएगी, तुम कहोगे सर धन आवेश से दूर, मतलब दिशा इधर आ जाएगी सर, दिशा इधर आ जाएगी सर, है ना, दिशा इधर आ जाएगी। अब फंसा लफड़ा, E1 और E2 दोनों ना तो एक दूसरे के लंबवत हैं, ना तो एक ही दिशा में है, ना तो एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब मुझे इनके बीच का कोण चाहिए होगा। कोण कैसे निकलेगा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं यहां लाइन खींचता हूं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा आप कहोगे कि सर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। ओ, इसका मतलब E1 और E2 के बीच में कोण कितना है, 2 थीटा है। क्यों भाई, E1 E2 के बीच में कोण माने इसको थीटा माना, तो ये भी थीटा हो गया। अब एकांतर कोण से दोनों बराबर हो गए,
और संगत कोण से ये दोनों बराबर हो गए। आप कहोगे अतः परिणामी तीव्रता, देखो मेरे पास दो तरीके हैं, एक मैं इसको वियोजित कर सकता हूं E1 E2 को, है ना, तुम लोगों को वियोजन थोड़ा कम मजा आती है, दूसरा कर देता हूं, ठीक है। अतः परिणामी तीव्रता, अतः परिणामी तीव्रता, तो आप कहोगे E बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा, ना कि थीटा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा। आओ सॉल्व करें, तो अंडर रूट ऑफ, अच्छा E1 का मान जो है वही E2 का मान है, तो क्या मैं एक सेकंड के लिए दोनों को x मान सकता हूं क्या, थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, दोनों बराबर ही तो है, मैं दोनों को x मान लेता हूं, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉस 2 थीटा, है ना। आप कहोगे सर इसको हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो E बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सही है। अच्छा बाहर आ जाएगा तो E बराबर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 बचेगा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का सूत्र शायद होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है ना, -1 + 1 हो जाएगा कैंसिल। आप वियोजित करते तो एक लाइन में यही चीज आपको 1 2 3 स्टेप कम हो जाता वियोजित करने पे, है ना, लेकिन ठीक है बुक में वियोजित कर दिया, हम बिना वियोजित लगा दे रहे हैं। अंडर रूट ऑफ 2 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे सर यहां पर तो x का मान रख लेते हैं हम लोग, तो x का मान कितना है, x का मान है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, इंटू 2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान अपने को लिखना है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q को एक साथ लिख दे रहा हूं, 2q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया l बटे अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अच्छा लग रहा है, देख लो ध्यान से, घूर घूर के देख लो इसको, क्योंकि पेज पलटने वाला हूं मैं, तो मैं इस 2 को l के साथ लिख सकता हूं, तो q इंटू 2l बन जाएगा ये, तो E बराबर क्या बनेगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l डिवाइडेड बाई ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, यानी पावर 3/2 कर सकता हूं मैं, पावर 3/2 कर सकता हूं मैं, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, सही है। अब फिर से वही बात भैया कि l स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, इससे पहले भी तो किए थे, तो आप l स्क्वायर को इग्नोर मार सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l डिवाइडेड बाई, इसको इग्नोर मारेंगे तो r स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। आपको अक्सर 2 से 2 निपटा ही लो इसी बहाने, और q इंटू 2l है, यार ये क्या लिख दिया मैंने, q इंटू 2l है, तो q इंटू 2l को मैं p लिख देता हूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये बात, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता आई है वो अक्षीय स्थिति के आधी है, उसमें 2 था इसमें 2 नहीं है, बाकी फॉर्मूला सेम है। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता अक्षीय स्थिति के आधी, पहली बात। दूसरी बात, अब इन दोनों का परिणामी क्योंकि दोनों बराबर हैं तो बीच में ही आएगा, है ना। और ध्यान से देखिए, तो आप कहोगे कि सर जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो निगेटिव से पॉजिटिव मतलब इधर की ओर होगा, P की डायरेक्शन इधर की ओर होगी और E की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, है ना। यानी कि
P और E एक दूसरे के समांतर तो हैं, लेकिन दिशा क्या है? दिशा विपरीत है, एंटी पैरेलल है दोनों। ठीक है, देखो P उधर की ओर है, E इधर की ओर है, समांतर तो हैं दोनों लेकिन दिशा विपरीत है। तो निरक्षीय स्थिति में जो दिशा होती है वो किधर आती है? P के विपरीत आती है, और अक्षीय स्थिति में दिशा जो आती है वो P के ही दिशा में आती है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं। बात समझ में आई? बोलो जोर से, कोई दिक्कत? अरे तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम साल भर ही पढ़ाएंगे क्या? एक बार बता दिए तो बता दिए कि बार बार ही बताएंगे? बेटा फिर से नहीं बताया जाता है। वीडियो लेक्चर का मतलब क्या होता है? वीडियो कैसे पीछे किया जाता है फिर से हम बताने लगेंगे ना। इतने दिन से ऑनलाइन पर तुम ऑनलाइन पढ़ना नहीं सीख पाए आज तक, अभी तक ऑफलाइन क्लास बैठे हो क्या फिर से? अरे ऐसे खिसका लो पीछे, फिर से हो जाएगा। 3 बार खिसकाओ, 3 बार फिर से हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, चलिए शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इतनी बातें सबको समझ में आ गई हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। चलिए एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद जो एक बचा हुआ डेरिवेशन उसको नेक्स्ट टर्म पे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है? आपसे कह रहा है कि +6 माइक्रोकूलाम आवेश है और -4 माइक्रोकूलाम आवेश, सॉरी -6 यार, और कहां हो गया? +6 -6 माइक्रोकूलाम आवेश है, बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। आपसे क्वेश्चन नंबर पहला पूछा है P का मान क्या होगा? जल्दी आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है कि अक्षीय स्थिति में R बराबर 2 सेंटीमीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? और तीसरा सवाल आपसे पूछा है कि निरक्षीय स्थिति में और फिर R बराबर 2 सेंटीमीटर पर आपको तीव्रता बतानी है ना। तो ये कुछ सवाल आप लोगों के लिए हाजिर हैं और इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मुझे मात्र 2 मिनट के अंदर दे देंगे। 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लेंगे। जल्दी भाई, जल्दी 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 जल्दी। 18 क्या? सीधे बस 18? बारह गुणे 10 की घात -6। आभाष। तो आपको अक्सर P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो P बराबर हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रोकूलाम, 6 गुणे 10 की घात -6। 2L मतलब बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणे 10 की घात -2 कर देंगे। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा P बराबर 12 गुणे 10 की घात -6 कूलाम मीटर। क्या आ जाएगा? 12 गुणे 10 की घात -6 कूलाम मीटर। आसान है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, इजी चीज है ना। फिर आपसे पूछा है दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। ये हो गया, सवाल नंबर 1 हल हो चुका है। सवाल नंबर 2 आपसे कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में E बताओ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइडेड बाई R3 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 गुणे P का वैल्यू है 12 गुणे 10 की घात -1 मिनट। 6 तो 8 होना चाहिए ना, गलती की मैंने यहाँ पे 8 होना चाहिए, है ना। तो 10 की घात -8 डिवाइडेड बाई R मतलब कितना सेंटीमीटर भाई? कहां गया? 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, होल क्यूब नॉट स्क्वायर। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 9 गुणे 2 गुणे 12 गुणे 10 की घात 9 में से 8 गए, 1 बचेगा, बटे 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 10 की घात -6। अच्छा लग रहा है?
2 से काटेंगे 4, 4 3 12, तो 9 तरीक 27 हो गया। तो ई की वैल्यू आ गई 27 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन प्रति कूलाम। यही आएगा शायद, कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा आंसर किसी से मैच ही नहीं कर रहा है। अच्छा, आप लोग अभी उसका आंसर बता रहे हो, पी का मान बता रहे हो। चलो पी का मान तो आ गया 12 गुणे 10 -60, उसके आगे तो बढ़ोगे। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई, मैं गलती बहुत करता हूं इसलिए कह रहा हूं। कोई प्रॉब्लम किसी को? 27 गुणे 10 की घात 7 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन कहां निरक्षी पूछा है ना। निरक्षी स्थिति में जो तीव्रता होती है वो आपको बताया मैंने कि वो अक्षीय स्थिति की आधी होती है। तो इसको आप आधा कर दोगे तो 13.5 इंटू 10⁷ न्यूटन प्रति कूलाम कर दोगे। हल करने की आवश्यकता कहां है सवाल को? निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो अक्षीय स्थिति की आधी होती है ना। तो आपको आंसर मिल गया सीधे सीधे। बोलो समझ आया? हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए आज की क्लास फिर यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट।